अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर जिनका नाम है व्लादिमीर नबोकोव। व्लादिमीर जो है ये बेसिकली एरिस्टोक्रेटिक सेंट पीटर्सबर्ग फैमिली में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द रशियन एम्पायर। जब रशियन एम्पायर के लास्ट डिकेड्स चल रहे थे, लास्ट 10 ईयर्स थे, उस ड्यूरेशन में इनकी बर्थ हुई थी। 1899 का टाइम पीरियड था। और इसके अलावा जब इनकी अपब्रिंगिंग हुई और उस ड्यूरेशन में जो इनको राइटिंग, जो इनको लैंग्वेज सिखाई गई लिखने के लिए, बोलने के लिए, रीड करने के लिए, वो रशियन थी, फ्रेंच थी और इंग्लिश थी। इट मीन्स कि इनको 3 लैंग्वेज पे कमांड था, एक रशियन, एक फ्रेंच और एक इंग्लिश। इनके जो फादर थे वो एक लिबरल पॉलिटिशियन थे और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ जस्टिस थे अंडर द टिजार। ठीक है, टिजार के अंडर थे वो। टिजार कौन है? बेसिकली रशिया का रूलर था जिसने वहां पे रूलरशिप कायम की हुई थी अंटिल द 1917 रेवोल्यूशन। ठीक है, 1917 की रेवोल्यूशन तक। और जब 1917 का टाइम पीरियड था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो रही थी, तो जो बोल्शेविक था मीन्स ये जो ग्रुप था लोगों का, डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इन्होंने फोर्स किया था कि जो नबोकोव्स है वो रशिया को छोड़ के चले जाएं। तो जो नबोकोव्स फैमिली थी ये इंग्लैंड चले गए, फिर उसके बाद बर्लिन चले गए। और जब ये बर्लिन गए तो वहां पे जाके इन्होंने रशियन के उन इमिग्रेंट को ज्वाइन किया था जो कि रैपिडली पावर में आ रहे थे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहे थे। ये वो लोग थे जो कि इनसे पहले भी रशिया छोड़ के बर्लिन के अंदर शिफ्ट हुए थे। और अब बात की जाए व्लादिमीर की, तो ये जो खुद थे ये बर्लिन में आने से पहले स्टडी के लिए चले गए। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ज़ूलॉजी एंड लिटरेचर के अंदर डिग्री हासिल की और अपनी डिग्री लेकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ये बर्लिन अपनी फैमिली के पास आए थे। फिर जो इनके फादर थे, इनके फादर को एक आर्मी के मेंबर ने मार दिया था और उस मेंबर का बेसिकली टारगेट कोई और था और गलती से उन्होंने इनके फादर को हिट कर दिया था, किल कर दिया था, जिससे इनके फादर की डेथ हो गई थी। और इनके फादर के डेथ के 40 इयर्स लेटर, 40 साल बाद क्या हुआ कि जो हमारे राइटर हैं उन्होंने एक नॉवल लिखा पेल फायर। उस पेल फायर के अंदर उन्होंने अपने फादर की इस डेथ का इंसिडेंट को कोट किया था। एनीहाउ, ये ब्रीफ बायोग्राफी थी। अब फर्दर राइटर के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। व्लादिमीर को व्लादिमीर साइलेंट भी कहा जाता है। ये एक रशियन अमेरिकन नॉवलिस्ट, पोएट, ट्रांसलेटर एंड एंटोमोलॉजिस्ट थे। एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं वो पर्सन जो कि इंसेक्ट्स की स्टडी करता हो। इसके अलावा ये 20th सेंचुरी के लीडिंग प्रोज स्टाइलिस्ट थे। अपनी प्रोज राइटिंग की स्टाइल की बेस पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। ये पोस्ट मॉडर्न राइटर थे जो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। सारे पोस्ट मॉडर्न थीम्स को डिस्कस करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। जो जैज़ एज थी, जैज़ एज के फीचर्स भी हम लोग को इनकी राइटिंग के अंदर नज़र आते हैं। म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, डांस, ठीक है, ये सब कुछ हम लोगों को इनकी राइटिंग के अंदर देखने को मिलता है। एनीहाउ, ये एक लिटरेरी जीनियस काउंट होते हैं और जो लिटरेरी मूवमेंट्स को अपनी राइटिंग में डिस्कस करते हैं, जिस लिटरेरी मूवमेंट के अंडर ये लिख रहे थे वो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म है। ये दोनों क्या है, मैंने इन पर डिटेल लेक्चर बनाए हुए हैं। मैं उन दोनों लेक्चर्स का, यानी कि मॉडर्निज्म का भी, उसके जो की फैक्टर्स है, जो करेक्टरिस्टिक्स है उनका भी, और पोस्ट मॉडर्निज्म का भी, इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उस लिंक के थ्रू इन दोनों एजेस को लाजमी सुनिएगा, दोनों अप्रोचेस को लाजमी सुनिएगा, ताकि आपको इन दोनों एजेस पे भी ग्रिप हो जाए और राइटर पे भी ग्रिप हो जाए। राइटर को अंडरस्टैंड करने के लिए दोनों लेक्चर सुनना काफ़ी ज़रूरी भी है। एनीहाउ, राइटिंग स्टाइल जो था इनका कैसा था? कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स यूज़ करते थे, यानी कि कोई भी लीनियर प्लॉट नहीं है इनका कि स्ट्रेट एक प्लॉट हो और उसकी स्टोरी हम लोग इजीली ग्रैस्प कर ले। नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस भी इनके इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। इनकी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, क्लेवर वर्ड प्ले, उसके बाद डेयरिंग मेटाफर्स का यूज़ करते हैं। प्रोज स्टाइल की बात की जाए तो कैपेबल ऑफ बोथ पैरोडी एंड इंटेंस लिरिसिज्म, दोनों का यूज़ नजर आता है इनके प्रोज स्टाइल के अंदर। और ये राइटर अपने जो इनका मोस्ट फेमस हुआ क्या वो है लोलिता, इसी की बेस पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और 1960 में इन्होंने अपनी फर्स्ट बुक को पब्लिश करवाया था जिसका नाम था सितिखी। ठीक है, पोइम्स थी जो कि एक कलेक्शन था 68 रशियन पोइम्स का। इन्होंने जब राइटिंग स्टार्ट की थी तो इनकी जो इनिशियल राइटिंग थी वो रशियन राइटिंग के ऊपर बेस करी थी। इनके इनिशियल 9 नॉवेल्स जो थे ना वो रशियन लैंग्वेज में लिखे गए थे।
देन इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज़ किया था। देन इन्होंने खुद ही अपने लिखे हुए वर्क्स को फर्दर रशियन भी ट्रांसलेट किया था। मीन्स ये ट्रांसलेटर भी थे, अपने ही लिखे हुए वर्क्स को इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट किया था। जिन लैंग्वेजेस के ऊपर इनको कमांड थी वो थी रशियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। इन्होंने रशियन में भी लिखा, फ्रेंच में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, लेकिन इनको जो मोस्ट पॉपुलैरिटी मिली वो पॉपुलैरिटी इनको इंग्लिश के अंदर लिटरेचर प्रोड्यूस करने की बेस पे मिली, स्पेशली लोलिता की बेस पे। जो हमारे राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं स्क्रीन पे मेंशन है। द डिफेंस 1930 में लिखा गया, डिस्पेयर 1934 में, इनविटेशन टू बिहेडिंग 1936 में, द गिफ्ट 1938 में, द एन्चेंटर 1939 में, साइंस एंड सिंबल्स 1948 में, लोलिता 1955 में, पिनिन 1957 में, पेल फायर 1962 में, जो कि इन्होंने अपने फादर की डेथ के 40 ईयर्स लेटर लिखा था, जिसमें इन्होंने अपने फादर की जो डेथ हुई थी उसके इंसिडेंट को कोट किया हुआ है। स्पीक मेमोरी 1936 टू 1966 का ड्यूरेशन है। फिर आडा और अडोर, जो कि 1969 के अंदर इन्होंने वर्क पब्लिश करवाया था अपना। तो ये जो है लिस्ट इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की है। इनके इंपॉर्टेंट थीम्स की बात की जाए तो द पावर ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं, डिस्पैरिटिंग इनकम्पेबिलिटी ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन कल्चर्स की बात करते हैं, इनएडुकेसी ऑफ साइकेट्री की बात करते हैं, एलिनेशन कॉज्ड बाय एग्जाइल की बात करते हैं, विमेन इनोसेंस एंड मेल फैंटेसी, फिर पैटर्न्स, मेमोरी एंड फेट, फिर एथिकल इश्यूज ऑफ क्रिमिनलिटी, सोशल टैबू, इंसेक्ट्स, चाइल्ड अब्यूज, पोजेशन, सोलिप्सिज्म, विक्टिमाइजेशन एंड मॉरल अवेकनिंग। ये सब थीम्स को इनकी राइटिंग में जनरली हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने इसके बाद इनका वर्क डिस्कस करना है लोलिता, जो कि इन्होंने 1955 में पब्लिश करवाया था। इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है वो। वैसे तो आई वॉज नॉट विलिंग टू डिस्कस दैट वन, मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपके कमेंट्स ने फोर्स मी, आपके कमेंट्स ने अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट ने मुझे फोर्स किया कि मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाऊं। दैट वन इज वेरी कंट्रोवर्शियल नॉवल, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी जितना उसको स्कैन करके आपको पढ़ा सकूं मैं आपको पढ़ाऊंगी, और जो इम्पोर्टेंट थीम्स होंगे उसके और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कवर करूंगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हमने जो उसका राइटर था उस नॉवल का, लोलिता नॉवल का, उस राइटर को कवर किया हमने, जिसमें हमने राइटर की बायोग्राफी देखी, इनका लिटरेरी कैरियर देखा, उसके बाद जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी देखा, इनका स्टाइल ऑफ राइटिंग भी देख लिया हम लोगों ने, इंपॉर्टेंट थीम्स को भी हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया कि कौन कौन से थीम्स को ये जनरली यूज़ करते हैं। एनी हाउ, इनके फर्स्ट नॉवल की बात की जाए तो इसका नाम था मशेनका, जिसका मीनिंग है मैरी। ये जो मशेनका था इनका नॉवल 1926 में अपीयर हुआ था, और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कंसीडर किया जाता है, जिसके अंदर उन्होंने अपने जो फर्स्ट सीरियस रोमांस था उसकी डिपिक्शन को पोर्ट्रे किया है। इन्होंने अपनी फैमिली की, स्टेट को, ठीक है, मीन्स जो भी इनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब हम लोगों को इनके इस वर्क के अंदर देखने को मिलेंगे। और यही ऑटोबायोग्राफी हम लोग को इनके स्पीक एंड मेमोरी के अंदर भी नजर आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स ये एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटर भी थे। तो हमने जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे राइटर के उन सबको इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और बेस बना होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, जो हमने रिस्पेक्टिव नॉवल डिस्कस करना उसको। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून विद अस। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम लोलिता को डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।